हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो आईएएस। जिस तरह मैंने आपको प्रॉमिस किया, वचन दिया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की तैयारी आप लोगों को बहुत अच्छे से करवाऊंगा। और ना ही हम लोग स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर को भी साइड बाय साइड करते रहेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में 70 क्वेश्चंस लगभग स्टैटिक से आता है और 25 से 30 क्वेश्चंस हमारा करंट से आता है। और करंट लगभग 1 साल का हमें अच्छे से आना चाहिए। तो इसी सीरीज में हम लोग आज पॉलिटी का करंट अफेयर करेंगे और पीटी 365 जो विजन का ईयरली करंट अफेयर की प्रीलिम्स के लिए मैगजीन आती है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें जो टॉपिक है, टोटल जो टॉपिक्स है उसको बांटा गया है टोटल 8 टॉपिक में। 1 से लेके यहाँ देखिए 8 तक है, उसके बाद नहीं है, ठीक है। और हर टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड किया गया है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है वो टोटल 9 टॉपिक है, यहाँ से देखिए यहाँ तक। उसी तरह जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से टॉपिक है वो है 8, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से हैं 3, उसके बाद जुडिशरी से जो है वो है 8, इलेक्शन से जो टॉपिक हैं वो हैं आपके 8, जो इम्पोर्टेंट बिल से हैं वो हैं 7, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो न्यूज़ में थी उससे हैं 4, और मिसलेनियस टॉपिक जो है वो है 8। तो अगर हम टोटल को कैलकुलेट कर लेते हैं तो मेरा आता है 55 टॉपिक। अगर हम डेली 5 से 6 टॉपिक करते हैं, कभी कभी 7 भी करेंगे सब टॉपिक को, तो ये जो है 8 से 10 दिन में हो जाएगा। मतलब अभी 18 फरवरी है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में संडे तक सभी टॉपिक्स को हो जाए और आपका पॉलिटी का जो करंट अफेयर है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर इकोनॉमी का मैगजीन आएगा तो फिर इकोनॉमी का करेंगे और एनवायरनमेंट का, और इस तरह से करेंगे। इसीलिए ये चैनल आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको टारगेट स्टडी करवा रहा है, जिससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। और मेरा विश्वास कीजिए, जब प्रीलिम्स का पेपर होगा 28 मई को, फिर हम लोग उसका जब रिव्यू करेंगे तो देखेंगे कि 60 से 70 क्वेश्चन 100 में से मैंने जो पढ़ाया है आपको, अभी से जो पढ़ाऊँगा आपको मई तक, उसमें से आएगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और इसको प्रैक्टिस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का अपडेट आते रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो डील करता है इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग 5 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से रिलेटेड, दूसरा टॉपिक रहेगा ओबीसी में जो सब कैटेगराइजेशन है उससे रिलेटेड, तीसरा टॉपिक यूनिफॉर्म सिविल कोड, चौथा हेट स्पीच और 5वां सेडिशन, ठीक है। तो इसको कोशिश करेंगे 15 से 20-25 मिनट में ख़त्म करने का। तो पूरी मैगजीन आपके 3 से 4 घंटे में कवर हो जाएगी, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं 5 टॉपिक। तो देखिए, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस कोटा से लेके, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा। तो देखिए क्या हुआ था, ईडब्ल्यूएस कब लाया गया रिजर्वेशन? साइनो कमीशन के रिकमेंडेशन पे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो संविधान ने क्या किया, 103 अमेंडमेंट एक्ट लाया 2019 में, जिसमें जो भी जनरल कैटेगरी के हैं, मतलब जो ओबीसी नहीं है और जो एससी एसटी नहीं है, उनके लिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया है, मतलब इकोनॉमिक आधार पे। इसके लिए इस अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 15(6) में और 16(6) में अमेंडमेंट किया, और ये जिसमें लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन दे सकता है। तो देखिए आर्टिकल 15(6) में क्या लिखा हुआ है कि जो शिक्षण संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, और 16(6) में क्या लिखा हुआ है कि जॉब में रिजर्वेशन। तो 15(6) में क्या है, शिक्षण संस्थान में, और 16(6) में क्या है, सरकारी जॉब और प्रमोशन में रिजर्वेशन, ठीक। तो इसी को फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था ये चेक करने के लिए क्या ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि 103 जो अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया है ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरी और शिक्षा में, ठीक है, तो वो क्या है, वैलिड है। तो आपको ध्यान देना क्या है, वैलिड। उसके बाद देखिए, तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जो है किनको मिलता है, तो जो एससी एसटी नहीं होना चाहिए और ओबीसी नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ मतलब जनरल कैटेगरी का होना चाहिए, अनरिजर्व कैटेगरी का, और उनकी इनकम 8 लाख से एनुअली कम होना चाहिए। साथ ही साथ अगर वो कृषि भूमि है तो 5 एकड़ से कम, या अगर उसके पास रेसिडेंशियल फ्लैट है घर रहने के लिए तो 1000 स्क्वायर फीट से कम, या रेसिडेंशियल कोई प्लॉट है, ज़मीन है घर रहने के लिए, तो 100 स्क्वायर यार्ड म्यूनसिपाल्टी में और 200 स्क्वायर यार्ड बाकी एरिया में होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन में से एक होना चाहिए, 5 एकड़ से कम, 1000 फीट से कम,
या 100 स्क्वायर फीट स्क्वायर यार्ड या 200 स्क्वायर यार्ड से कम। साथ ही साथ 8 लाख इनकम कम होना चाहिए और वो आदमी ओबीसी का नहीं होना चाहिए, एससी एसटी का नहीं होना चाहिए, वो जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। ठीक, आपको इतना समझ में आया। फिर देखिए तो जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है इस केस में, जब ईडब्ल्यूएस का मैटर गया, तो वो जो केस था वो था जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ईडब्ल्यूएस का जो हम लोग रिजर्वेशन देते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर को हनन नहीं करता है। पहला ही बात ये है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके लिए हम पॉलिटी में आपको पढ़ाएंगे। ईडब्ल्यूएस जो है वो एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद जो एससी एसटी हैं और जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए गया है तो उनको ईडब्ल्यूएस से बाहर किया गया, क्योंकि ताकि वो एससी एसटी और ओबीसी का भी रिजर्वेशन ना ले ले। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे वही ईडब्ल्यूएस में के अंदर आएंगे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया जा सकता है जहाँ पे शिक्षा दिया जाता है, ठीक। तो जो 50% का रूल बनाया गया था इंदिरा साहनी केस में, हम लोग देखेंगे आगे 1992 में इंदिरा साहनी केस हुआ था जो डील करता है बैकवर्ड क्लास से, ठीक है, बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन से। तो बोला कि 50% का जो इंदिरा साहनी ने बोला था वो बोला था ईडब्ल्यूएस के लिए वो नहीं है, वो सिर्फ किसके लिए है, एससी एसटी ओबीसी और एससी बीसी, मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्रीमी लेयर कौन होता है, तो क्रीमी लेयर वो होता है जो भी ओबीसी है और जिसका इनकम एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर है, वो क्रीमी लेयर आएंगे। क्रीमी मतलब ऊपर में रहेंगे, वो उसको हम लोग काउंट करेंगे जनरल के रूप में, ठीक है। वो ठीक है, वो क्या होंगे, बैकवर्ड क्लास के ही होंगे, वो ओबीसी ही होंगे, लेकिन वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि वो जनरल नहीं है, और दूसरी बात वो रिजर्वेशन नहीं ले पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनकी एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर है, वो क्रीमी लेयर में। तो आपको समझ में आया, जो क्रीमी लेयर होता है वो ओबीसी होता है और उसका एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर होता है, और चूँकि वो जनरल नहीं है इसीलिए वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आएगा, ठीक। अब देखिए, तो जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया गया था वो सतानाथन कमीशन ने 1971 में दिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंदिरा साहनी केस जो 1992 में हुआ था उसमें क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। पहला ये बोला था कि रिजर्वेशन दिया गया था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को, और वर्टिकल रिजर्वेशन पे 50% का कैप था। वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब एससी एसटी और ओबीसी, ये वर्टिकल है ना, सीधा है। तो बोला था इन टोटल इन दोनों का, तीनों का रिजर्वेशन मिला के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में जो रिजर्वेशन है वो 49.5% है, मतलब 50% से कम है। किसका नहीं होना चाहिए, एससी एसटी और ओबीसी का। तो इंडिया में भी जो एससी का रिजर्वेशन है वो है 50%, 15%, एसटी का है 7.5% और ओबीसी का है 27%। तो अब तीनों को अगर जोड़ देंगे तो आएगा 49.5%। तो ये इसको वो वैलिड कर रहा है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन दिया गया है वो ये वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर नहीं आता, ये 50% के बाहर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इंदिरा साहनी ने ये बोला था कि प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन फिर जाके फिर नागराज केस हुआ जिसमें बोला गया कि रिजर्वेशन को हम लोग प्रमोशन में दे सकते हैं। कौन सा केस था, नागराज केस, याद रखिएगा। जिसमें क्या इंदिरा साहनी ने बोला कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन नागराज केस बोला हो सकता है, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने एक आर्टिकल को पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं दूसरा आर्टिकल, ठीक है। दूसरा आर्टिकल है ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन से। ओबीसी में देखिए रिजर्वेशन जो हम लोग दिए हैं तो उसमें भी बहुत सारे कास्ट जो होंगे उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला होगा, बहुत सारे को बेनिफिट नहीं मिला होगा। तो उसी को देख रेख करने के लिए, ताकि पूरा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिजर्वेशन का, है ना, तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाया था जिसका नाम था जस्टिस रोहिणी कमीशन, जिसका काम था कि जो ओबीसी में जो सब कैटेगराइजेशन हुआ है उससे क्या क्या दिक्कत हो रहा है और क्या क्या कैसे कैसे सब कैटेगराइजेशन करें, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया सब कैटेगराइजेशन क्या होता है। अब देखिए, तो ये जो कमीशन बना है जस्टिस रोहिणी कमीशन, इसका नाम याद रखिएगा, वो आर्टिकल 340 के अंडर बना है। तो आर्टिकल 340 क्या बोलता है, आर्टिकल 340 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो एक कमीशन बना सकता है। किस लिए बना सकता है भाई, तो जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उसको देखने के लिए, उसका इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जाँच वाँच करने के लिए प्रेसिडेंट के पास पावर है कि आर्टिकल 340 के अंडर, 340 के अंदर वो बना सकता है, ठीक।
तो जो NCBC है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, वो हम लोग पढ़ेंगे क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पढ़ ही लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है NCBC, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसको बनाए थे 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 338B के अंडर। ठीक है, पहले जो था ये एक स्टेचुटरी बॉडी था NCBC एक्ट के अंडर था, तो स्टेचुटरी था, लेकिन इसको बाद में संवैधानिक दर्जा दे दिया हम लोग, कब, 102 अमेंडमेंट एक्ट के बाद। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा और 3 और भी मेंबर होगा। अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट। जनरली जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं सबका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। इसका टेन्योर और सर्विस कंडीशन जो होगा उसको नोटिफाई करेगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, प्रेसिडेंट नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं NCBC जो NCBC है, उसी ने बोला था कि OBC को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देना चाहिए। एक होगा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जो बहुत बैकवर्ड होंगे, ठीक है, जो ट्रेडिशनल काम कर रहे होंगे, ठीक है, वो ट्राइब्स होंगे, एबोरिजिनल ट्राइब जो मतलब बहुत प्राचीन समय से रह रहा है। दूसरा बैकवर्ड क्लास हो सकता है ग्रुप B, ठीक है, वो क्या होंगे, इससे थोड़ा एडवांस होंगे, और जो बैकवर्ड क्लास होगा वो सबसे एडवांस होगा, मोस्ट एडवांस होगा बैकवर्ड क्लास में, लेकिन रहेगा बैकवर्ड ही, तो ग्रुप A B C। ठीक, उसी तरह अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो बोलता है कि NCBC ने बोला है कि 11 स्टेट और UT जो हैं वो OBC के लिए सब कैटेगराइज कर चुके हैं, मतलब बना चुके हैं। जैसे बिहार में है, बिहार में एक होता है OBC और एक होता है EBC, मतलब बैकवर्ड क्लास तो है लेकिन एक EBC है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही है, सेंटर पे काम, वही कुछ राज्य ने पहले ही 11 राज्य ने OBC का कैटेगराइजेशन कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए OBC लिस्ट 2 लेवल पे क्रिएट होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट में होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के नौकरी के लिए होता है। ठीक है, तो जो जस्टिस रोहिणी कमीशन बना है उसका मैंडेट क्या है, क्या क्या उसे करना है, तो उसको एक चीज़ करना है, उसको देखना है जो 27% रिजर्वेशन OBC को दिया जा रहा है जॉब और एजुकेशन में, क्या वो सभी कम्युनिटी और कास्ट जो OBC में है, सेंट्रल OBC में, क्या उसको सही से अच्छे से मिल रहा है या किसी को नहीं मिल रहा है, वो देखेगी। दूसरा, अगर वो देख लेगी उसके बाद वो एक मैकेनिज्म देगी कि क्या हम करें ताकि जो है अच्छे से सब कैटेगराइजेशन हो जाए साइंटिफिकली और सबको बेनिफिट मिले, सभी OBC को। ठीक है, तो उसी से एक रिलेटेड केस है कि OBC का रिजर्वेशन लोकल बॉडी में होना चाहिए। देखिए लोकल बॉडी कब बनाया था, 73rd एंड 74th संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद। ठीक है, क्या बना था, OBC लोकल सेल बॉडी, पंचायत और म्यूनसिपालिटी। ठीक है, तो एक मैटर था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने UP गवर्नमेंट को बोला कि आप इलेक्शन को जो है तुरंत करवाइए। ठीक है, भले अभी OBC को रिजर्वेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आपको क्या बोला, हाई कोर्ट ने UP गवर्नमेंट को बोला कि आप इलेक्शन के डेट को नोटिफाई कीजिए तुरंत, अभी के अभी, बिना OBC को रिजर्वेशन दिए। ठीक है, आर्टिकल 243U में लिखा गया है कि म्यूनसिपाल्टी का इलेक्शन तुरंत होना चाहिए, उसके एक्सपायरी होने से पहले, 5 साल कार्यकाल होता है, 5 साल से पहले हो जाना चाहिए, ताकि जब म्यूनसिपाल्टी रिटायर हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, तो दूसरा म्यूनसिपाल्टी उसके पास आ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का केस है, हाई कोर्ट ने यह भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट का केस को रिपीट किया कि जो के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2010 है, उसमें ट्रिपल टेस्ट कंडीशन हुआ था कि क्या लोकल सेल्फ बॉडी में हम लोग OBC को रिजर्वेशन दे सकते हैं या नहीं। अभी देखिए, अभी जो है पार्लियामेंट में अभी OBC का रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ SC ST का रिजर्वेशन है कि नहीं है। तो जो हम लोग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं OBC को रिजर्वेशन लोकल बॉडी में, वो केस सुप्रीम कोर्ट ने के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला था। तो वो बोला था ट्रिपल टेस्ट कंडीशन होना चाहिए। पहला क्या कि स्टेट गवर्नमेंट को एक कमीशन बनाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में जिस हम लोकल बॉडी में इलेक्शन करवा रहे हैं या सीट रिजर्व कर रहे हैं उसमें OBC वाकई में बैकवर्ड है या नहीं, एक डेटा देना पड़ेगा। दूसरा, उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि कितना हम लोग रिजर्वेशन देंगे उस बॉडी में, इस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पे। सबसे पहले कमीशन बनेगी, वो देखेगी कितना बैकवर्ड है, नहीं, डेटा देगी। उस डेटा के आधार पे स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कितना हम लोग रिजर्वेशन देंगे। और तीसरा, जो भी रिजर्वेशन वो देगा वो 50% जो टोटल सीट से नहीं होना चाहिए। ठीक है, SC ST और OBC टोटल का मिला के 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन अगर फुलफिल होगा तभी स्टेट गवर्नमेंट जो है लोकल सेल बॉडी में रिजर्वेशन दे सकती है। लेकिन जब तक वो ये सब नहीं कर रही है तब तक वो लोकल सेल बॉडी के इलेक्शन को डिले नहीं कर सकती है। ये बोल दिया कौन, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जब तक ये ट्रिपल जो टेस्ट नहीं हो रहा है तब तक हम जो है इलेक्शन लोकल बॉडी को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 5 साल से ऊपर जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक।
कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि SC ST को हम लोग लोकल बॉडी में पॉपुलेशन के अनुसार रिजर्वेशन देंगे, और स्टेट गवर्नमेंट पे ये डिपेंड करता है कि लोकल बॉडी में OBC के लिए रिजर्वेशन। संविधान ने SC ST के लिए तो लोकल बॉडी में रिजर्वेशन दे दिया है, जितना वो प्रोपोर्शन होगा उस एरिया में उनके अनुसार उतना सीट रिजर्व हो जाएगा लोकल सेल बॉडी में, लेकिन OBC के लिए कितना रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा वो स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया है। और स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ने के लिए डायरेक्ट ऐसे अंदाजी नहीं छोड़ दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दिया था इस केस में, जिसमें बोला था ट्रिपल टेस्ट कराइए, जो आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। इसको देख लेते हैं थोड़ा कि 1953 में पहला बैकवर्ड कमीशन बना था काका कलेलकर में, इसकी थोड़ा याद रखिएगा। दूसरा बीबी मंडल 1979। 1992 में हम लोगों ने 27% रिजर्वेशन दिया आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में, और 1992 में इंदिरा साहनी केस हुआ जिसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट को बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके बारे में देखते हैं। अभी क्या हो रहा है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्यसभा में। अब प्राइवेट मेंबर क्या होता है, तो प्राइवेट मेंबर मतलब वो मेंबर वो MP जो मिनिस्टर नहीं है, जो मिनिस्टर नहीं है उसको हम लोग प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, तो देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, समझ लीजिए कि सिविल मैटर पे लगेगा। सिविल मैटर मतलब मैरिज, डाइवोर्स, कस्टडी, एडॉप्शन बच्चा गोद लेना, या इनहेरिटेंस अपना संपत्ति जो है देना, पूरा पुरखों का संपत्ति है ना, तो ये सभी सिटीजन को लगेगा, धर्म उसका कुछ भी हो। तो DPSP जो है आर्टिकल 44 उसमें लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए, लेकिन चूँकि ये DPSP है ये नॉन जस्टिसिएबल, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट पे राज्य सरकार या केंद्र सरकार पे पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है कि कब लाना है। ठीक है, वो नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब हम इसको इन्फोर्स करवाने के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि ये DPSP है इसलिए राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट पे। अभी जो पर्सनल लॉज है वो आपका आता है कंकरेंट लिस्ट में। टोटल 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, जो 7th शेड्यूल में मेंशन है। तो पर्सनल लॉज किस में आएगा, कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, उसके बाद देखिए तो पर्सनल लॉज का इंडिया में भी क्या स्टेटस है, तो अलग अलग धर्म में अलग अलग पर्सनल लॉज है जिसको समय के अनुसार कोडिफाई भी हुआ है, मतलब सभी को पर्सनल लॉ को कुछ पर्सनल लॉ को ग्रुप करके एक में कर दिए। जैसे एक है उसमें एग्जांपल है हिंदू पर्सनल लॉ, जिसमें 4 बिल को मर्ज किया गया है। कौन कौन सा है, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। बस इसका नाम हल्का हल्का आप याद रखेंगे। यहाँ जो हिंदू का मतलब है सिर्फ उसमें हिंदू नहीं है, ठीक है ना, उसमें सिख भी आएंगे, जैन भी आएंगे और बुद्धिस्ट भी आएंगे। बस इस लॉ के लिए, इस लॉ में जो हिंदू का मेंशन है इसका मतलब सिख, जैन प्लस बुद्धिस्ट। कुछ हद तक मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी हम लोग कोडिफाई किए हैं, जैसे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट एंड डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। हमारे पास कुछ सेक्युलर लॉज है जो धर्म के आधार पर नहीं लगता है। ऊपर वाला तो हिंदू और आपका मुस्लिम वाला एक्ट था, लेकिन ये कुछ सेक्युलर लॉज जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट, ये इंटर रिलीजन मैरिज को प्रमोट करता है। अगला है गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट, इसमें जो गार्जियन का क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है वो मेंशन है। गोवा पहला स्टेट है इंडिया में जिसके पास और एकमात्र स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आई है। आपको पता है कि गोवा में पुर्तगाल लोग का शासन था, है ना, आज़ादी के पहले। तो 1867 में पुर्तगाल सिविल कोड आया जो वहाँ का कोड बन चुका है। और पुर्तगाल में भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड टोटल नहीं है, मतलब पूरा कम्प्लीटली नहीं है। ठीक है, तो आज़ादी के पहले देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का आज़ादी के पहले क्या स्टेटस था और आज़ादी के बाद क्या स्टेटस है वो देखेंगे। तो 1840 में लेक्स लॉकी रिपोर्ट आया था, लेक्स लॉक्सी रिपोर्ट। उसने क्या किया था, क्राइम और भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आया था, यूनिफॉर्म कानून, लेकिन बाकी जो पर्सनल लॉज हैं हिंदू और मुस्लिम पे उनको छोड़ दिया गया था। ठीक है, 1941 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाया था, BN राव कमेटी, जो बोला था कि हिंदू लॉ को कॉडिफाई करने के लिए और महिला को इक्वल राइट प्रोवाइड करने के लिए। तो याद रखिएगा BN राव कमेटी किस चीज़ से डील करता था। आज़ादी के बाद क्या हुआ, सरदार पटेल के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, सब कमेटी फंडामेंटल राइट पे। वो ये बोला था कि जो फंडामेंटल राइट के दायरे में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आता है। ठीक है, फिर स्पेशल मैरिज एक्ट आया 1954 में, जिसमें सिविल मैरिज जितने भी सिटीजन हैं उनको बोला गया, सिविल मैरिज का एक प्रावधान रखा गया जो धर्म के मतलब डिपेंड नहीं करता था। ठीक है, ये एक सेक्युलर लॉज हमने पढ़ा ना कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो क्या है, सेक्युलर लॉज है ना। उसके बाद 1955-56 में हमने 4 हिंदू कोड बिल को पास कर दिया, ये हमने पढ़ लिया है यहाँ पे। उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा जजमेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। क्या क्या जजमेंट है बस नाम याद रखिएगा। शाह बानो केस 1985 में बोला कि पार्लियामेंट को चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए। MS जॉर्डन केस 1985 में आया, उसने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें मैरिज और डाइवोर्स में होना चाहिए। फिर सल्ला मुदगल केस आया 1995, उसने बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्लियामेंट को बनाना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। इस तरह से हम लोगों ने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं चौथा टॉपिक, हेट स्पीच, जो बहुत छोटा टॉपिक है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार हेट स्पीच बढ़ गया इंडिया में। ठीक है भाई, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, याद हमें पता क्या करना हेट स्पीच के बारे में। तो हेट स्पीच क्या है, जिसको बोलते हैं कि जो हेट स्पीच है ना, तो वो इंडिया के किसी भी कानून में डिफाइन नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रोविजंस है जो डील करता है हेट स्पीच से। डिफाइन नहीं है लेकिन लेजिस्लेशन है, कानून है। जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन का रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाता है हमारे फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम में, जिसमें है डिसेंसी, मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर के आधार पे आपको रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। IPC का सेक्शन 153A-B 298 है जो डील करता है कि कोई भी अगर हम भाषण देते हैं जिससे नफ़रत फैलता है, कुछ मतलब भड़काऊ चीज़ होता है, रिलीजियस बिलीफ को खतरे पहुंचता है, तो हम लोग उसको बैन कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सेक्शन 8 बताता है कि किस कंडीशन में कोई भी जो इलेक्शन लड़ेगा वो डिस्क्वालीफाई होगा। उसमें एक ग्राउंड है कि कोई भी आदमी अगर वायलेंस को प्रमोट करता है, अगर उसको कन्विक्ट किया गया है किसी केस में जिसमें उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच का इलेजिटिमेट यूज किया है, मतलब किसी को गाली गलौज कर दिया या हिंसा भड़काया, तो सेक्शन 8 के अंडर उस आदमी को इलेक्शन लड़ने से हम लोग डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, अयोग्य घोषित कर सकते हैं। उसी तरह सेक्शन 123A और 125 है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को कभी भी नफ़रत नहीं फैलाना चाहिए धर्म, जाति के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे। अगर वो करता है तो वो एक इलेक्टोरल प्रैक्टिस माना जाएगा और वो उसको रोकता है। कौन? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 123(3)A एंड 125। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है, ये बोलता है कि कोई भी आदमी अगर अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता है, भड़काऊ भाषण देता है, तो भी उसको सज़ा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हेट स्पीच क्या होता है समझ में आ गया आपको कि डिफाइन नहीं है। हेट स्पीच मतलब कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी इमेज के थ्रू, अगर कार्टून के थ्रू, मीम्स के थ्रू, ऑब्जेक्ट गेस्चर के थ्रू, सिंबल के थ्रू, अगर चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर हम हिंसा प्रमोट कर रहे हैं, किसी को नफरती भाषण बोल रहे हैं, हेट स्पीच का मतलब होता है नफरती भाषण, अगर प्रमोट कर रहे हैं तो हमको पनिशमेंट मिलेगा इन तीनों एक्ट में। ठीक है, ये लेकिन डिफाइन नहीं है। ठीक है, किसी भी कानून में डिफाइन नहीं है, बस हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, इसीलिए इसका मिसयूज भी होता है ना। अगला जो टॉपिक और लास्ट टॉपिक है सेडिशन। सेडिशन मतलब देशद्रोह। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो 192 साल पुराना हमारा IPC का सेक्शन है 1860, आपको पता है 1860 है ना, इसमें अगर हम जोड़ते हैं 152 तो कितना होता है 2, 6 5 11 9 8 1 9 10 2, मतलब ये 2000 मतलब 150 साल भी 152 साल से पुराना है। कौन? IPC है ना। और उसी के सेक्शन 124A में मेंशन है हमारा सेडिशन, मतलब वो भी जो है कम से कम 150 साल पुराना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 100 अभी सेडिशन को जो एक्ट है उसको आप कहाँ पे रखिए, साइड में रखिए, जब तक यूनियन गवर्नमेंट इस प्रोविज़न को दोबारा कंसिडर नहीं करता है। तब सेडिशन क्या है वो देखते हैं, देशद्रोह क्या है। सेक्शन 124A में इसको डिफिनीशन मिला गया है, याद रखिएगा सेडिशन को, जिसमें बोलता है कोई भी आदमी अगर बोल के या किसी भी तरीके से अगर नफ़रत या निंदा करता है या एक्साइट करता है, वायलेंस क्रिएट करता है या सरकार के अगेंस्ट डिसअफेक्शन प्रमोट करता है बोल के, ठीक है, या लिख के या किसी साइन के द्वारा या विजिबल रिप्रेजेंटेशन, मूवी दिखा के या किसी भी नाटक वाटक से, तो उसको हम लोग सेडिशन बोलेंगे। और किसके अगेंस्ट है, देखिए यहाँ पे लिखा है सरकार के अगेंस्ट। ठीक है, या सरकार के अगेंस्ट जिसको कानून के द्वारा बनाया गया है। सरकार तो कानून के द्वारा ही बनती है, हम लोग इलेक्ट करते हैं फिर वो बनती है ना। तो जो सेडिशन है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब अगर एक बार किसी को सेडिशन के अगर बुक कर दिए केस के अंडर, तो पुलिस उसको बिना वारंट के, वारंट कौन देता है? कोर्ट, तो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निजेबल। तो सेडिशन क्या है? देशद्रोह क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है। दूसरा नॉन बेलेबल है, इस पर बेल आपको नहीं मिलेगा। और तीसरा नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब समझते हैं, जैसे हम लोग गलती हो जाता है क्या बोल देते हैं सॉरी, इसमें सॉरी वाला चीज़ नहीं है, इसमें आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट अगर बरी कर दिया तब तो ठीक है, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन कंपाउंडेबल है।
अगर कोई आदमी को सेडिशन के अंदर सज़ा मिलता है तो उसको गवर्नमेंट जॉब से चला जाएगा, उसका पासपोर्ट चला जाएगा और उसको कोर्ट जब भी बुलाएगा तब आना पड़ेगा। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है जो है, ठीक है ना, जो ना तो स्टेचुटरी बॉडी है ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। वो बोला था कि सेक्शन 124A जो सेडिशन है उसका बहुत मिसयूज हो रहा है, इसलिए इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। तो सेडिशन लॉ का क्या बैकग्राउंड है थोड़ा सा हमें जानना है कि 1837 में थॉमस मैकॉले ने ड्राफ्ट किया था सेडिशन लॉ को, और पहला जो उसके बाद हम लोग आईपीसी में इसको सेक्शन 124A में ऐड कर दिए 1870 में। उसके बाद पहला केस चला था जेसी बोस से, जोगेंद्र चंद्र बोस से, बंग भाषी करके इनका न्यूज़पेपर था, और इस न्यूज़पेपर में उन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल को क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है, 1891 में। फिर बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जो मोहम्मद अली और शौकत अली ब्रदर्स थे वो, और मौलाना आज़ाद और एम.के. गांधी पे भी इनके अगेंस्ट जो है इनका अरेस्ट हुआ था। 1948 में भारत के जो लीड नेता थे उन्होंने ये बोल दिया कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से इसको जो है ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन आईपीसी के सेक्शन में ये ज्यों कहते हैं 124A में रखा हुआ था। 1951 में नेहरू जी ने आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को ऐड किया था, और उसके बाद मैटर गया था केदारनाथ वर्डिक्ट में सेडिशन का मैटर गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जो आईपीसी में जो सेक्शन 124A है सेडिशन है वो सही है। इंदिरा गांधी केस में इसको कॉग्निजेबल बना दिया गया। कॉग्निजेबल क्या होता है, मतलब बिना वारंट के पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है, ठीक है, ठीक है। और नॉन कंपाउंडेबल मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो जुडिशरी में भी सेडिशन को लेके एक मैटर गया है। तो केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सिटीजन्स को अधिकार है कि सरकार को निंदा करने का, और जब वो तब तक कर सकते हैं जब तक उनके बाद से कोई वायलेंस नहीं होता है, हिंसा नहीं होता है। पी अलावी केस ये बोला कि हम मात्र मान लो स्लोगन करते हैं, मैं चिल्लाते हैं मोदी हाय है, मोदी हाय है, सरकार हाय है, तो ये सबसे, या हम लोग पार्लियामेंट का क्रिटिसाइज करते हैं या जुडिशरी का करते हैं, तो ये सेडिशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही फंसा देगा आपको कि स्लोगनरिंग क्रिटिसाइजिंग ऑफ पार्लियामेंट इज अंडर द सेडिशन, तो वो गलत होगा। जब तक वो वायलेंस नहीं होता है तब तक नहीं माना जाएगा, ऐसा बोला गया था केदारनाथ केस में। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने 5 टॉपिक को मात्र जो है 20-25 मिनट में ख़त्म कर दिया। इसी तरह से हम लोग जो है 3-4 घंटे में कंप्लीट कर देंगे, और डेली 5 से 6 टॉपिक लेंगे, और नेक्स्ट वीक तक हम लोग पॉलिटी का PT 365 जो करंट अफेयर है पिछले 10-12 मतलब जो है अप्रैल से लेकर आपका दिसंबर तक जो है लगभग 1 साल के आसपास, तो उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आप ये चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, साथ ही साथ पॉलिटी का जो मैंने कोर्स लॉन्च किया उसको आप डेली बेसिस पे देखते रहिए, और इकोनॉमी का भी लगभग 5 लेक्चर हो चुका है मृणाल सर का, वो भी देखिए, और पॉलिटी का हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का भी डिस्कशन एक नए ढंग से कर रहे हैं, वो भी देखिए, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर अभी से लेकर 3 महीने तक, मई तक, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको प्रीलिम्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आपका प्रीलिम्स ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। बस आप लगे रहिए, और सीसेट को भी साथ साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि सीसेट में भी बहुत सारे बच्चे जो है पास नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, और पूरे कॉन्फिडेंट और लगन के साथ पढ़ाई करते रहिए। चैनल को में जो वीडियो जा रहे हैं उसको रेगुलर बेसिस पे देखिए, समझिए, और जो भी डाउट हो रहा है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, अपना उसका सुझाव ज़रूर दें, क्योंकि आप ही का चैनल है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। हैव ए गुड डे एंड एन्जॉय द स्टडी, वर्क हार्ड वेरी सिंसियरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव ए नाइस डे।